नमस्कार। मैं सिद्धेश्वर सिंह हूँ, राजकीय महाविद्यालय कढ़ाई गंगोली पिथौरागढ़ से। हिंदी विभाग स्वबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा आज के दिन फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती पर एक आयोजन कर रहा है। यह बहुत सुखद है। आमतौर पर हम बहुत सारे साहित्यकारों के जन्मदिन को याद नहीं रखते और केवल चुनिंदा तक पहुंचते हैं, लेकिन आज के समय पर ये सारी जानकारियां हमारे सामने उपलब्ध हैं और उनका भरपूर उपयोग करते हुए कहीं दूर बैठकर भी कोई व्यक्ति किसी भी आयोजन में कहीं भी कभी भी शामिल हो सकता है। यह एक नई दुनिया है। तो पढ़ने लिखने वालों की इस दुनिया में आज के दिन आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं पूरे विभाग के लिए और विशेष रूप से प्रोफेसर तेजपाल सिंह जी के लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विद्यार्थी, सभी प्राध्यापक वहाँ उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति में मुझे कुछ कहना बहुत उस रूप में बड़बोलापन ना माना जाए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कक्षा 12वीं में जब मैं था तब हमने पहली बार अपनी कहानी की किताब, जिसका नाम कथा भारती था, उसमें रेणु की एक कहानी पंचलाइट पढ़ी थी। वह कहानी पढ़कर हम लोग उस उम्र में, जो किशोर वय था, बहुत अभिभूत हुए थे कि किसी कहानी को बिना उपदेशात्मक हुए भी किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और इस तरीके से शब्द चित्र खींचा जा सकता है कि वह कहानी हमारे सामने घटित होती हुई दिखाई दे और हम एक तरह से उसकी पढ़ने के बाद पुनर्रचना में शामिल हो जाए, अपने आसपास के देखने की दृष्टि हमारी बदल जाए। यह रेणु की उस कहानी का बहुत हद तक प्रभाव पड़ा था उस समय के मन मस्तिष्क पर, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो। साथ ही मुझे ये लगा था उस समय कि पढ़ना लिखना, किसी गुण को सीखना, किसी हुनर को सीखना, यह कितना जरूरी है। पंचलाइट कहानी को मैंने ऐसे भी देखा था कि एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा टोला या मोहल्ला है जहाँ के लोग पेट्रोमैक्स या पंचलाइट को जलाना जानते हैं और दूसरे लोग जलाना नहीं जानते। तो किस तरह से वो पूरे गांव के समक्ष और ख़ास तौर से दूसरी उच्च जातियों के लोगों के प्रति जो उनके मन में एक भाव था, वह कैसे प्रकट होता है, कि कैसे सोचा जाता है, कैसे उपहास उड़ाया जा सकता है। यह कहानी मुझे उस समय बहुत अच्छी लगी थी। बाद में फिर मैंने उनकी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, ऋण जल धन जल, नेहरू उत्तर चरितम और नेपाली क्रांति कथा, ये किताबें पढ़ी। इन सबको पढ़ने के बाद और ख़ास तौर से उनकी कहानियाँ जो हमने पढ़ी, लाल पान की बेगम, रसप्रिया, पहलवान की ढोलक, इन सारी कहानियों को पढ़ने के बाद एक लगा कि वह दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जो साहित्य के जरिए ही हम देख सकते थे, क्योंकि औराही, हिंगना, फारबिसगंज, रेणु का जो गांव है, वह जरूर है कि मैंने एक बार ट्रेन से जाते समय पूर्णिया और आसपास के इलाकों को देखा था। वैसे ही बारिश छाई हुई थी, वैसे ही बाढ़ आई हुई थी, लेकिन मेरे मन में वो बात चल रही थी कि कैसे मैंने इन सारी चीज़ों को रेणु की रचनाओं में देखा है। रेणु की रचनाओं पर बहुत हद तक रोमांटिक होने का आरोप भी लगता रहा कि वो शुरू में कुछ आलोचकों के द्वारा कहा गया कि वह हमारे ग्रामीण भारत का एक बहुत ही ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो कि ठीक है, जहाँ पर भूख है, गरीबी है, व्यवस्था है और उस व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उसके भीतर भी वो खुश हैं। इसका उलट राग दरबारी में हमको दिखता है, जहाँ पर व्यंग्य है, और बहुत सारी रचनाओं में देखा। यह गोदान से आगे का गोदान है। कभी कभी तो मैं मैला आंचल को ऐसे भी समझता हूँ कि वह गोदान से आगे का गोदान है
उसके बाद का अगर गोदान हमको देखना है तो मुझे बहुत हद तक मुझे लगता है राग दरबारी में देखा जा सकता है। और अभी एक नई किताब आई है जिसकी मैंने खूब चर्चा सुनी है, जिसको पढ़ना बाकी है अभी, अगम बहे दरियाओ, ये शिव मूर्ति की किताब आई है, उपन्यास। तो इन 4-5 उपन्यासों के जरिए हम बहुत कुछ हद तक देख सकते हैं, और रेणु ने किस तरह से भारतीय समाज को प्रस्तुत किया है उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। सामाजिक जीवन का अध्ययन, या एम श्रीनिवासन की किताब जो है भारतीय ग्राम, उसके जरिए हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय ग्रामों को तो देख ही सकते हैं, हम रेणु के जरिए भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि रेणु केवल मैला आंचल नहीं है, रेणु केवल पंचलाइट नहीं है, रेणु नेपाली क्रांति कथा भी है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पक्षों को जिया और एक साहित्यिक की जो छवि होती है उसको प्रस्तुत किया। नई पीढ़ी आज बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके सामने किताबों को, रचनाओं को मल्टीमीडिया के जरिए देखने, पढ़ने, सुनने की गुंजाइश है। अब तो ऑडियो बुक्स भी आने लगी हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम तीसरी कसम कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे पास तो एक अच्छी खासी फिल्म है, फीचर फिल्म है, हम उसको देख सकते हैं, उससे कुछ हिस्से देख सकते हैं। रेणु की पंचलाइट पर भी फिल्म बनी है। और दूसरी बात, हमारे हाथ में इंटरनेट से युक्त एक ऐसा डिवाइस है, मोबाइल, जिस पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं।